हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे और उसको ट्रिक के साथ यहीं पे कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आई थिंक ट्रिक की क्या ज़रूरत है। ठीक है, एक लाइन है, उद्देश्य निर्देशित क्रिया जो है ये स्मिथ का कथन है, तो देख लीजिएगा इसे। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, तो ये किसने कहा है? स्मिथ ने। किसने? स्मिथ ने। ओके, चलिए आगे देखिएगा। जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे ट्रिक भी बताया जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट एक साथ रखा है, क्योंकि ये जो है स्टेटमेंट स्किनर का है। ठीक है, स्किनर महोदय का ये कथन है, और जो मान लीजिए कि अगर आप इधर उधर पढ़ेंगे, इससे अच्छा कि आप स्किनर के जो भी स्टेटमेंट है वो एक साथ पढ़ लीजिए। तो इन्होंने जो है इनका जो स्टेटमेंट है वो है कि शिक्षण पुनर्बलन आकस्मिक व्यय का क्रम है। ठीक है, और दूसरा इनका है कि अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाले अंतःक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। तो देखिए, आप इसको यहाँ से क्लू देखिएगा। जैसा कि आपको पता है, जहाँ भी पुनर्बलन आता है वो किसका कथन होता है? स्किनर का ही होता है। नो डाउट, आपको किसी और ऑप्शन के साथ जाना ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा चीज़ ध्यान दीजिएगा कि विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, बस इसमें ये देख लीजिएगा, विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को ही पुनर्बलन कहते हैं, या ऐसे रिलेट कर लीजिए कि विद्यार्थियों के मध्य होने वाले पुनर्बलन। ठीक है, जिसको किसने कहा है? स्किनर ने। ठीक है, तो ऐसे आप दोनों स्टेटमेंट को एक ही साथ याद कर लीजिए। ठीक है, आपको इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए आगे देखिएगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिएगा, कोटेशन क्या है। तो यहाँ पे फिर से मैंने दो स्टेटमेंट एक साथ रखा है। मैं कोशिश की हूँ कि जो मतलब विद्वानों के स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं या एक दो हैं, तो उनको जो है एक साथ कर दूँ, ताकि जो है आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब ये जो दोनों आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं वो गेज के कथन है। किसके? गेज के हैं। अब इसको मैं एक साथ आपको ट्रिक के साथ याद करवा देती हूँ। देखिए कैसे। तो पहला जो स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है कि शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और अनुशासन पर बल देता है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो में या फिर मैंने जो मैराथन क्लास लिया था उसमें भी बताया था कि जहाँ भी व्यवहार में वांछित परिवर्तन की बात, वांछित को ही मतलब कि आपके लिए काफ़ी अच्छा की पॉइंट हो जाएगा। कीवर्ड है वांछित परिवर्तन, जो कि गेज का होता है हमेशा, ऑलवेज। तो देखिए, जैसे कि पुनर्बलन के लिए फेमस कौन है? स्किनर। वैसे ही गेज जो है वांछित परिवर्तन जहाँ भी आएगा आप गेज को लगा के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब इसको आप कैसे ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो देखिए, जो शिक्षक होते हैं वो मतलब कि जो प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में, अब देखिए गेज का मतलब हो गया, जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग के लिए जो आपके लिए सुटेबल हो, आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो, उसको आपको क्या करते हैं? गाइड करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो शिक्षक क्या करते हैं? वही चीज़ तो करते हैं कि प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में गेस करते हैं, ताकि बच्चों के व्यवहारों में परिवर्तन, वांछित परिवर्तन लाया जा सके। तो यहाँ पे आप बस इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि शिक्षक जो है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी हम लोग क्या आपको गाइड करते हैं ना, जैसे कि पथ प्रदर्शक और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि जो है वो शिक्षक गाइड करता है कि बच्चों के लिए जो सुटेबल हो, जो उनके लिए उपयोगी हो, जो एग्जाम के लिए अच्छा हो, उसको जो है गाइड किया जाए, बताया जाए। ठीक है, यही तो मतलब शिक्षक का कार्य है। तो देखिए, जो शिक्षक है वो पथ प्रदर्शक और निर्देशक के रूप में क्या करता है? गेज करता है। अब गेज को गेज से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, गेज से रिलेट कर लीजिएगा। तो गेस करता है ताकि बच्चों में जो है उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जा सके, जिससे उनके बौद्धिक विकास हो। इसीलिए तो परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तो सिंपल आप ऐसे याद करेंगे तो दोनों जो स्टेटमेंट है एक साथ गेज का याद हो जाएगा। ठीक है, क्या? तो शिक्षक जो है पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में गेस करता है ताकि बच्चों में उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। तो सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला, समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि।
अब ये जो है ये भी काफ़ी छोटा है कोटेशन है, लेकिन देखिएगा वृद्धि करना, तो देखिए वृद्धि होना ये तो काफ़ी अच्छी बात है, फाइन है, ठीक है। जब आप में किसी चीज़ में वृद्धि होती है, ठीक है, चाहे आपके सीखने में, आपके लर्निंग में वृद्धि हो रही है, तो यह तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप हमेशा फाइन रहते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। बस नेक्स्ट देखिएगा, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार के उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ये रॉयंस का कथन है। किसका? रॉयंस का कथन है। तो देखिएगा कैसे याद करेंगे। देखिए, दूसरों को सीखने के लिए अपने राय देना। देखिए दूसरों, कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने पे मतलब उनका ध्यान नहीं रहता है, दूसरों की गलती और दूसरों को ही देखना रहता है, दूसरों को सिखाना रहता है ना, मतलब बार बार दूसरों को ही गाइड करना रहता है, ठीक है। तो देखिए, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना मतलब अपने राय देना, ठीक है। दूसरों को सीखने के लिए राय देना, तो इसको आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, दूसरों को सीखने के लिए राय देना या दिशा निर्देश देना, ठीक है। बस सिंपल है। आगे देखिएगा अगला कि शिक्षण वह प्रक्रिया है, देखिए वह प्रक्रिया होगा यहाँ पे, वह प्रक्रिया जिसके प्रारूप तथा संचालक की व्यवस्था इसीलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। तो यहाँ पे जो देखिएगा संचालक की व्यवस्था, अब जो क्लर्क महोदय होते हैं, ठीक है, क्लर्क लोग होते हैं, क्या करते हैं? संचालन की क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो संचालन, यहाँ पे जो कीवर्ड आपका हो जाएगा, संचालन की व्यवस्था कौन करता है? क्लर्क, ठीक है। क्लार्क से याद कर लीजिएगा, क्लर्क, क्लार्क, ठीक है। तो संचालन की व्यवस्था कौन करेंगे? क्लार्क। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पुस्तक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, देखिए साइकोलॉजी अप्लाई टू टीचिंग, जो कि व्हीलर की पुस्तक है, व्हीलर दे दिया है, व्हीलर, ठीक है। तो व्हीलर की पुस्तक है, इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए साइकोलॉजी, जो मतलब मेंटली साइकोलॉजिकली जो इंसान जो है थोड़ा सा दिमाग से डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका पूरा दिमाग क्या होता है? हिल जाता है, ठीक है। तो हिलर व्हीलर याद रखिएगा। साइकोलॉजी जहाँ भी आता है, जहाँ भी आए, अगर क्वेश्चन में अगर मिल जाता है, ठीक है, तो आप व्हीलर को आराम से लगा सकते हैं। साइकोलॉजी हीलर, अगर आप मेरा वीडियो देख के गए होंगे एग्जाम में तो आपको तो पक्का लगाना है, ठीक है। तो देखिए साइकोलॉजी व्हीलर हीलर, ठीक है, हीलर व्हीलर। तो साइकोलॉजी जैसी मतलब माइंड डिस्टर्ब होता है, मेंटली जब इंसान डिस्टर्ब हो जाता है साइकोलॉजिकली, तो उसका क्या होता है? माइंड एकदम हिल जाता है, ठीक है। तो हीलर और व्हीलर, ओके, याद हो गया। चलिए आगे देखिए, संप्रेषक वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। ये जो बेसिकली कथन है वर्नार्ड का कथन है। किसका? वर्नार्ड का। अब वर्नार्ड को हम वन गार्ड से याद करेंगे, वन गार्ड, ठीक है, वन गार्ड से याद करिएगा। कैसे? तो देखिए, तो संप्रेषक देखिए वन गार्ड, अब वनों को सुरक्षित करने के लिए भी तो उसमें जो है गार्ड वगैरह को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, गार्ड वगैरह होते हैं, देखते रहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे भी जो है देखिए वनों को सुरक्षित करने के लिए जो है संगठन बैठाया जाता है, जिसमें जो है सारे जो भी वन गार्ड होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी बातों को साझा करते हैं, ठीक है। जो भी उनकी बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस संगठन के दौरान, मीटिंग के दौरान साझा करते हैं। तो वन गार्ड से वर्नार्ड और वन गार्ड, ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा, वन गार्ड और वर्नार्ड, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, जहाँ भी आएगा संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना और अपनी बातों को, अपनी जो है सूचनाओं को साझा करना, तो ये वर्नार्ड का कथन है, ठीक है, वन गार्ड, वर्नार्ड, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, संप्रेषक, यहाँ जो देखिए प्रेषक होगा, ठीक है, प्रेषक, ठीक है। तो संप्रेषक जो है प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता, ठीक है, यहाँ मिस्टेक होगा, कर्ता के पास सूचना का स्थानांतरण है तथा वह सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा समझी जा रही हो। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए इसको कहा किसने है? कुड्स और वेरिस ने। किसने? कुड्स और वेरिस ने कहा है। तो देखिए वेरिस को आप रिलेट करेंगे किससे? पेरिस से, ठीक है, पेरिस से आप रिलेट करिए। और पेरिस में बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे लोग अपनी सूचनाओं को एक दूसरे को बताने के लिए एक दूसरे को स्थानांतरण कैसे करते हैं? तो कोड वर्ड में, किसमें? एक कूट शब्दों में जो है वो पेरिस में जो है सूचनाओं का स्थानांतरण किया जाता है। तो सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो पेरिस में जो है जो लोग होते हैं
अपनी सूचनाओं को स्थानांतरित किसके रूप में करते हैं? कोड वर्ड होता है उनका, जो है कोई कूट शब्द होता है जिसके थ्रू वो अपनी सूचनाओं को समझते हैं और एक दूसरे को स्थानांतरित करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ये जो है एडगर डेले का है, एडगर डेले। अब देखिए एडगर डेले को आप याद करिए, एडगर आजकल, एडगर आजकल, एडगर आजकल। ओके, डेले डेली, डेले डेली, आजकल डेली जो है आपके साथ क्या हो रहा है? आपके मूड में, आपके माइंड में जो है विचार तथा भावनाओं का परस्पर आदान प्रदान हो रहा है। मतलब कि आपके माइंड में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम है तो विचार तो आने आम बात है, ठीक है, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आजकल, एडगर आजकल जो है, डेली डेले, डेले आपके मूड में, देखिए मूड दिया है, ठीक है, MWD मूड, ठीक है। तो मूड में आपके हमेशा जो है विचारों और भावनाओं का जो है परस्पर आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए कि संप्रेषण अनुभव के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक वह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती। तो ये जो कथन है वो जॉन डीवी का है। किसका? जॉन डीवी का है। तो देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए आपके जो घर, आपकी संपत्ति में आपका घर, आपके घर में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे गाड़ी, आपका टेलीविज़न, टीवी वगैरह, हर चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो संपत्ति है। तो देखिए, तो संप्रेषण आपका जो टीवी है, डीवी से टीवी याद करिएगा, ठीक है, टीवी, जो आपका टीवी है तब तक आपकी संपत्ति नहीं मानी जाएगी जब तक आप उसके पैसे को, मतलब आप मान लीजिए गए नया टीवी लेने, ठीक है, तो आपको जो है वो टीवी, अब आपका टीवी वो तभी हो सकता है जब आप उसका पैसे का आदान प्रदान जब हो गया रहेगा, आप पैसे को पेमेंट कर देंगे तो आपका जो है वो आपकी संपत्ति हो जाएगी। तो वही चीज़ है, अब समझ में आई कि जब तक आप टीवी के जो पेमेंट का आदान प्रदान नहीं करेंगे भाई, तब तक वो आपकी आपकी जो है संपत्ति नहीं मानी जाएगी तब, ठीक है। तो ये सिंपल है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक से मतलब है क्या करना है, ट्रिक कुछ भी हो, बस आपको याद होना चाहिए, कल एग्जाम है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण वह सब कुछ है जो अर्थ से परिचित करवाता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश ले जाता है। अब देखिएगा, इसको जो है ब्रूकर ने कहा है, ब्रूकर ने, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश ले जाना। अब जब एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति से हम दूसरे व्यक्ति तक जब भी संदेश ले जाते हैं तो संदेशों का आदान प्रदान किसके थ्रू होता है? तो वो बोलकर होता है, ब्रूकर बोलकर, ब्रूकर बोलकर, ठीक है, ब्रूकर बोलकर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश ले जाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। संप्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों तथा संवेग के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। ये जो कथन है वो मैरी हस का कथन है। किसका? मैरी हस का। तो इसका देखिएगा क्या होगा, देखिए मैरी, अब देखिए यहाँ से मैरी को याद करिए, मैरी को याद कीजिए। अब ये मैरी कौन है? तो मैरी आप लोग की फ्रेंड है, ठीक है। मैरी कौन है? आप लोगों की फ्रेंड। तो मैरी जो है मैरी जो है छोटी मतलब कि एक्चुअली जो मैरी है वो उसको कुछ जैसे कि मान लीजिए कि वो दूसरे देश से आई हुई है, ठीक है, और आपकी फ्रेंड है। अब नाम से ही लग रहा है मैरी तो हम लोग की इधर की है ही नहीं, ठीक है। किसी का नाम है क्या मैरी? नहीं, तो हम लोग की तरफ की है नहीं, दूसरे देश से आई है। अब जो भी हम लोग आपस में जो भी बात कर रहे हैं, जो भी विचार, तथ्य वगैरह, जो भी चिंतन वगैरह कर रहे हैं, संप्रेषण हो रहा है हम लोग के बीच, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा और वो जो है हंस रही है। मैरी क्या कर रही है? हंस रही है, ठीक है। तो जो भी बातें हो रही हैं, चिंतन, विचारों, तथ्यों, इनको जो भी चीज़ें आपस में आदान प्रदान हो रही हैं, तो मैरी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा और वो हंस रही है। तो मैरी हंस, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण विचारों और भावनाओं को पारस्परिक मनोवृत्ति में बांटना है, पारस्परिक मनोवृत्ति में बांटना है। तो ये जो है इजर डैलस का कथन है। किसका? इजर डैलस, ठीक है। अब यहाँ देखिए पैलेस, डैलस को पैलेस से याद रखिएगा। अब इधर आप पैलेस वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे, मतलब वहाँ पे जो है विचारों और भावनाओं को जो है आपस में जो है मनोवृत्ति में बांटा जाता है, ठीक है, पारस्परिक तौर पे जो है मनोवृत्ति में बांटा जाता है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया, ढलने दिया है यहाँ पे, ढालने की प्रक्रिया, ठीक है। तो H.C. वाइल्ड का कथन है। अब वाइल्ड को आप चाइल्ड से रिलेट कर लीजिए। क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है, ट्रिक बनाना है ना हमको। तो देखिए H.C. वाइल्ड से चाइल्ड को रिलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कीवर्ड होगा, जो की पॉइंट होना चाहिए, वो हो जाएगा व्यवहार में ढालने की प्रक्रिया। तो आपको पता है कि जब आप भी छोटे थे तो तब आपका भी जो है एक लेवल क्या था, शैतानी वाला था, और धीरे धीरे अब ऐसा लेवल हो गया है कि अब आप बच्चों को गाइड करेंगे, आप बच्चों को समझाएंगे कि बच्चे जो है शैतानी ना करें, ठीक है। अब आप मैच्योर हो गए हैं एज ए, आप तो तब टीचर की डिग्री ले रहे हैं, तो आप सभी लोग टीचर हैं, है ना। तो देखिए, तो व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया, तो जो चाइल्ड होता है ना, वो धीरे धीरे उनकी जो व्यवहार होती हैं वो परिस्थिति के हिसाब से जो है ढल जाती हैं, ठीक है। तो व्यवहार जो है परिस्थिति के हिसाब से ढल जाती हैं। तो व्यवहार को ढलने, व्यवहार का ढलना, व्यवहार का ढलना बच्चों में जो है व्यवहार जो है बहुत ही आसानी से ढल जाता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े होते हैं उनका व्यवहार जो है अपने आप ढलने लगता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जैसे उनका उम्र बढ़ता रहता है उनका व्यवहार भी ढलने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको जो है वाइल्ड ने दिया है, और चाइल्ड से वाइल्ड को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगेन, नेक्स्ट है कि D.L. कुक के अनुसार अभिक्रमित अधिगम स्व शिक्षण विधियों की व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने की प्रयुक्त एक प्रत्यय है, ठीक है। तो व्यापक संप्रत्यय, यहाँ पे देखिए व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करना, तो इसको जो किसने कहा है, कुक ने कहा है। व्यापक संप्रत्यय स्पष्ट करना कुक ने, ठीक है। अब हर चीज़ का ट्रिक थोड़ी ना हो सकता, अब इसको आप बना लीजिएगा खुद से भी, या फिर सिंपल आप याद कर सकते हैं कि व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करना कुक का कथन है, ठीक है। व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करना कुक का कथन है, सिंपल। चलिए आगे देखिएगा। एक शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा है जो स्वयं से संवाद करने के रूप में है। अब इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ये जो कथन है वो V.K. रिचमंड का है। किसका, V.K. रिचमंड का। आप कैसे याद करेंगे, देखिए जो रिचमंड होते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रीच मंडली याद कर लीजिए, ठीक है। रीच मंडली यानी कि अमीरों की मंडली होती है, उनका जो है स्वयं में ही संवाद होता रहता है, ठीक है। उनका जो है स्वयं से ही संवाद होता रहता है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और से मतलब भी नहीं रहता, क्योंकि जो रीच मंडली है, अब देखिए जो रीच मतलब कि उस कैटेगरी का अगर ना हो, या थोड़ा सा जो मिडिल होते हैं, अब उनको उनसे क्या ही मतलब रहता है, ठीक है। तो जो रीच मंडली होते हैं उनका जो है स्वयं से संवाद होता है। तो सिंपल है, याद कर सकते हैं रीच मंडली को, ठीक है। स्वयं से संवाद, रीच मंडली, रीच मंडली, रीच मंडली, ओके। आगे देखते हैं, अगला है अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। तो देखिए अब इसको आप कैसे याद करेंगे, तो अधिगम जो है आप लर्निंग से जो है ज्ञान को, ठीक है, को, और अभिवृत्तियों को, ठीक है, को, तो को से को क्रो, ठीक है, क्रो हो जाएगा। ज्ञान को, अभिवृत्ति को, ज्ञान को, अभिवृत्ति को अर्जित करना। बस आप सिंपल यहाँ से क्लू निकाल लीजिए कि जो है ज्ञान को, अभिवृत्ति को अर्जित करना, ज्ञान को, अभिवृत्ति को अर्जित करना। तो ज्ञान को क्रो, ठीक है, अभिवृत्ति को क्रो, ठीक है। तो क्रो हो गए, तो क्रो एंड क्रो हो जाएंगे। ज्ञान एवं अभिवृत्ति को अर्जित करना, सिंपल है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये जो गिलफोर्ड का कथन है, देखिएगा। अब गिलफोर्ड से मैंने आपको जब मैथेटिक्स, जैसा कि आपको पता है जो गिलफोर्ड है उन्होंने दिया था, गिलबर्ट ने, ठीक है, गिलबर्ट ने दिया था जो है आपके मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को, ठीक है। मैंने वहीं पे बताया था गिलफोर्ड। अब यहाँ पे गलती से, ठीक है, मिस्टेक यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, गलती। अब जब आप गलती करते हैं तो आपकी व्यवहार, जो आपकी गलती करने की व्यवहार होती है, उसके कारण ही आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। आप जब तक गलती करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कहाँ, ठीक है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे अधिगम की बात की जा रही है, तो सिंपल आप याद कर सकते हैं। तो व्यवहार में जो गलती, मतलब जो आप गलती करते हैं, तो गलती वाला जो आप व्यवहार है, ठीक है, जो आप पहले गलती करते रहते हैं, लेकिन फिर आपके व्यवहार में अचानक परिवर्तन हो जाता है। आप जो है उस क्वेश्चन को लेके या उस चीज़ को लेके परफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि आप अच्छे से सीख जाते हैं। तो सिंपल है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। आई बात ना समझ में, गिलफोर्ड, ठीक है।
तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हम पाठ्य सूत्र को कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित की जाने वाली पाठ की रूपरेखा कहकर परिभाषित कर सकते हैं, चाहे उसका संबंध विषय सामग्री से हो अथवा विधि से। ये जो कथन है वो लैंडन का है। किसका? लैंडन का है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आखिरी आपका स्टेटमेंट है, तो जो है लैंडन का है। तो हम पाठ्य सूत्र को कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित की जाने वाली पाठ की जो है रूपरेखा कहकर परिभाषित कर सकते हैं, चाहे वो संबंध सामग्री से हो या विधि से। तो ये जो कथन है वो लैंडन का। कैसे याद करेंगे आप देखिएगा। आप सभी ने अपने बचपन में जो है कागज फाड़ के बहुत सारे हवाई जहाज बनाए होंगे, ठीक है। तो कागज से आप लोगों ने हवाई जहाज की रूपरेखा बहुत बनाई होगी, ठीक है। देखिए, कागज से आप लोग बचपन में हवाई जहाज के जैसे बहुत रूपरेखा बनाई होगी, ठीक है। और आप बताइए, जो आपका कागज वाला हवाई जहाज होता था, क्या उसके लिए एयरपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी? आप लोग कहीं लैंड करवा देते थे, मतलब कि या तो आकाश में जाए या धरती पे रह जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कि ठीक है। तो लैंड कहाँ लैंड होता था? कहीं भी, ठीक है। बिस्तर पे चाहे जहाँ भी आप रहें, खेलते रहें, लैंड कहाँ हो जाएगा? कहीं भी जहाँ आप चाहेंगे, ठीक है। तो कागज़ के द्वारा जो भी आप जो है हवाई जहाज का रूपरेखा तैयार करते थे, कि मतलब कि आज मुझे उड़ाना है जहाज, और उसको जो है कहीं भी लैंड करवाते, चाहे वो आपके, अब देखिए टीचर्स तो ये नहीं कहते थे कि आपके जो है वो आपको पता भी है कि वो आपके विषय में तो लिखा नहीं था कि आपको कागज़ फाड़ के जो है जहाज बनाना है, चाहे वो विषय आपके विषय से भी संबंधित नहीं रहता है, लेकिन आप क्या करते हैं? शरारती करना तो आपका बचपन का क्या था? हैबिट था, और सारे बच्चों में होता भी है। तो उससे आप क्या करते थे? जहाज बनाते थे और उड़ाते थे, और लैंड कहाँ होता था? कहीं भी, सिंपल। तो इसको आप याद कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, इसको आप याद कर लीजिएगा। और बाकी की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी टाइम पहले ही मैंने अपने मैराथन क्लास में जो है ऐड किया था, जो बड़े बड़े कोटेशंस हैं, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। अगर आप जो है नए स्टूडेंट होंगे तो उसको आप एक बार जाके मैराथन क्लास को भी एक बार देख लीजिएगा, उसमें बाकी के कोटेशंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अब आपका टाइम है कि आप बस अब रिवाइज कीजिए, क्विक रिवीजन कीजिए, सारे प्लेलिस्ट को एक एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, और आपका अब कोई काम नहीं है, बस आपको पढ़ना है और रिवाइज करते रहना है। और जो टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें जो है रेगुलर अभी क्विज चल रहा है ना, तो आज आपका आखिरी दिन है, तो आप उसमें अपना टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं। तो टेस्ट वेस्ट दीजिए, क्विज वेज कीजिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया बनाइए, बेहतर। आई होप कि अभी तक तो बहुत अच्छा ही प्रिपरेशन हो गया होगा। तो बस अब ऑल द बेस्ट, और एकदम फोड़ के आना है एग्ज़ाम को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।